नमस्कार दोस्तों और स्वागत है। चलिए आज टाइम ट्रैवल करते हैं सीधे 17th सेंचुरी इंग्लैंड में। यहाँ हम मिलेंगे एक ऐसे कवि से, जॉन डन, जिन्होंने एक बिल्कुल अलग, एक रेवोल्यूशनरी स्टाइल की पोएट्री शुरू की। यह सिर्फ कविता नहीं थी, ये एक ऐसी दुनिया को समझने का जरिया थी जिसमें सब कुछ बदल रहा था। तो एक सवाल से शुरू करते हैं। इमेजिन कीजिए आप पोएट्री कैसे लिखेंगे जब आपकी पूरी दुनिया, जो कुछ भी आप मानते हैं, वो सब टूट रहा हो, बिखर रहा हो। यही वो बड़ा सवाल था जिसका जवाब जॉन डन और उनके साथी कवि ढूंढ रहे थे। और उस सवाल का कोर इस एक लाइन में छिपा है। जब डन कहते हैं न्यू फिलॉसफी, तो उनका मतलब है उस नई साइंस से, उस साइंटिफिक रेवोल्यूशन से जो सदियों से चले आ रहे विश्वास को डाउट में डाल रही थी। यही हमारी आज की कहानी का सेंटर पॉइंट है। इस स्लाइड को आराम से देखिए। एक तरफ है पुरानी दुनिया, सब कुछ स्टेबल, प्रिडिक्टेबल, और दूसरी तरफ अचानक से सब बदल गया। देखिए 17th सेंचुरी के शुरू में क्या हुआ। कोपर्निकस और गैलीलियो जैसे साइंटिस्ट्स आए और उन्होंने प्रूफ कर दिया कि भाई धरती नहीं, सूरज यूनिवर्स का सेंटर है। सोचिए, हजारों साल का विश्वास एक झटके में टूट गया। जैसे डन ने लिखा, ऑल कोहेरेंस गॉन, सारा तालमेल, सारा ऑर्डर जैसे खत्म हो गया था। ये एक डाउट और क्राइसिस का टाइम था। तो इस केओस और कंफ्यूजन के बीच कुछ कवियों ने एक बिल्कुल नए तरीके से सोचना और लिखना शुरू किया। चलिए अब जानते हैं कि आखिर ये मेटाफिजिकल पोएट्स थे कौन। ये टाइमलाइन देखिए। जॉन डन इन्हीं उथल-पुथल भरे सालों में जी रहे थे। उनके लाइफ टाइम में आसमान में एक नया सुपरनोवा दिखा, जिसने इस आइडिया को चैलेंज किया कि आसमान हमेशा से एक जैसा परफेक्ट है। फिर 1610 में गैलीलियो ने अपनी टेलीस्कोप से जो देखा, उसने सबको हिलाकर रख दिया। डन इस सब के गवाह थे और उन्होंने ही इस नए दौर के लिए एक नई तरह की पोएट्री की नींव रखी। तो आखिर ये मेटाफिजिकल पोएट्स थे कौन? ये 17th सेंचुरी के कुछ कवियों का ग्रुप था। इसमें जॉन डन तो थे ही, साथ में जॉर्ज हर्बर्ट और एंड्रू मार्वल जैसे बड़े नाम भी आते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है? उनका नाम मेटाफिजिकल असल में उनकी बेइज्जती करने के लिए, उनके अननेचुरल स्टाइल के लिए रखा गया था। लेकिन आज यही नाम उनकी पहचान है। एक ऐसी पोएट्री जो दिमाग, दलील और हैरान कर देने वाले विजुअल्स का इस्तेमाल करती है जिंदगी के बड़े सवालों को एक्सप्लोर करने के लिए। अच्छा, तो चलिए अब उनके सबसे पावरफुल टूल की बात करते हैं। इसे कहते हैं कंसीट। ये एक बहुत ही खास तरह का कंपैरिजन होता है। तो ये कंसीट है क्या चीज़? सिंपल भाषा में ये एक बहुत ही अजीब, अनएक्सपेक्टेड कंपैरिजन है। मतलब दो ऐसी चीज़ों को आपस में जोड़ देना जिनका दूर दूर तक कोई लेना देना ना हो। इसका एक ही मकसद था, रीडर को झटका देना, उन्हें एक बिल्कुल नए तरीके से सोचने पर मजबूर करना, एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ को कॉन्क्रीट चीज़ों से जोड़कर। ज़रा इस कोड को देखिए। इफ दे बी टू, दे आर टू सो, एज स्टिफ ट्विन कॉम्पसेस आर टू। यहाँ डन कह रहे हैं कि अगर दो प्रेमी अलग होते भी हैं तो वो वैसे ही एक हैं जैसे एक ड्राइंग कॉम्पस के दो पैर। एक ज्योमेट्री टूल से प्यार की आत्मा को कंपेयर करना अजीब लगता है ना, पर चलिए देखते हैं इसमें क्या जादू है। चलिए अब इस फेमस कंपस वाले कंसीट को आराम से स्टेप बाय स्टेप तोड़कर समझते हैं। पहले स्टेप में सोचिए कि दो प्रेमियों की आत्माएं वो कंपस के दो लेग्स हैं। ओके, अब दूसरा स्टेप, जो प्रेमी घर पर है वो सेंटर वाला फिक्स्ड पायर है, बिल्कुल स्थिर। तीसरा, जो प्रेमी ट्रैवल कर रहा है वो घूमने वाला पैर है, जो एक परफेक्ट सर्कल बना रहा है। और यहां आता है सबसे अहम चौथा स्टेप। क्योंकि एक पैर स्थिर है, इसलिए दूसरा पैर अपना सर्कल पूरा करके हमेशा वापस उसके पास ही आएगा। कितना ब्रिलियंट आइडिया है ना? एक सिंपल से टूल से इतनी गहरी बात कह दी। अब आते हैं उनके दूसरे बड़े टूल पर, आर्ग्यूमेंट। उनकी कविताएं सिर्फ फीलिंग्स नहीं बताती, वो बहस करती हैं, पूरे जोश और लॉजिक के साथ, जैसे कोई वकील अपना केस लड़ा हो। डोने को पढ़ना ऐसा है जैसे आप एक जोरदार ड्रामेटिक बहस के बीच में आ गए हों। वो सीधे सवाल करते हैं, फोर्सफुल कमांड्स देते हैं। वो अपनी लवर से, पढ़ने वाले से, यहाँ तक कि सूरज से भी झगड़ा कर लेते हैं। उनकी भाषा मीठी नहीं बल्कि अक्सर बहुत डायरेक्ट और पावरफुल होती है। इस लाइन को ही देख लीजिए। फॉर गॉड्स सेक होल्ड योर टंग एंड लेट मी लव। भगवान के लिए चुप रहो और मुझे प्यार करने दो। ये कोई रिक्वेस्ट नहीं है, ये एक ऑर्डर है। बिल्कुल जोरदार, आक्रामक शुरुआत। और यहां तो देखिए, स्पीकर सीधे सीधे सूरज से लड़ाई मोड़ ले रहा है। उसे बिजी ओल्ड फूल यानी व्यस्त बूढ़ा बेवकूफ कह रहा है। इससे आपको उनकी आवाज की इस ड्रामेटिक और आर्ग्यूमेंटेटिव क्वालिटी का अंदाजा हो जाएगा। तो अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर। चलिए इन सब टेक्निक्स को उस टूटी हुई बिखरी हुई दुनिया से जोड़ते हैं जिसमें डॉनन और उनके साथी जी रहे थे।
सवाल ये है कि आखिर उन्हें इन अजीब कंपैरिजन्स और इन अग्रेसिव आर्ग्यूमेंट्स की जरूरत ही क्यों पड़ी? इसका जवाब ही मेटाफिजिकल पोएट्री की आत्मा है। और ये रहा वो आहा मोमेंट। देखिए, मेटाफिजिकल पोएट्री ना एक टूटी फूटी बिखरी हुई दुनिया को जोड़ने की कोशिश थी। जब पुराने रिश्ते, पुराने विश्वास टूट रहे थे, तो इन कवियों ने अपनी कविता में नए कनेक्शंस, नए रिश्ते बनाए। जब हर चीज पर डाउट हो रहा था, तो उन्होंने आर्ग्यूमेंट्स के जरिए आइडियाज को टेस्ट किया। ये पोएट्री उस केओस का जवाब थी, एक तरह से अपने दिमाग से, अपनी अकल से दुनिया पर कंट्रोल पाने का एक तरीका था। तो ये 400 साल पुरानी पोएट्री आज भी इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये हमें लाइफ के सबसे बड़े सवालों, लव, डेथ, फेथ को एक्सप्लोर करने का एक पावरफुल टूल देती है। ये सिखाती है कि कैसे इंटेलेक्ट और पैशन, दिमाग और दिल मिलकर केओस में भी एक ऑर्डर ला सकते हैं। और इसका असर इतना गहरा था कि टी.एस. एलियट जैसे मॉडर्न पोएट्स भी इससे बहुत ज्यादा प्रभावित हुए। तो अब ये सवाल मैं आपके लिए छोड़कर जा रहा हूं। आज के दौर में जहां हर दिन इतनी तेजी से चीजें बदल रही हैं, नई टेक्नोलॉजी, नए आइडियाज, हम अपनी इस दुनिया को समझने के लिए, इसमें मीनिंग ढूंढने के लिए कौन से नए अनएक्सपेक्टेड कनेक्शंस बना सकते हैं? इस पर जरूर सोचिए। ऐसे और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें।